हेलो डियर स्टूडेंट। अपन ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन जिस चैप्टर के बारे में देखेंगे उसका नाम है समकालीन दक्षिणी एशिया। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चनों को देखेंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि उसमें आखिरकार समस्या क्या क्या हो सकती है। समकालीन दक्षिणी एशिया में आने वाले देशों की मुख्य समस्या क्या क्या है, क्योंकि जो समकालीन दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है एक तो संघर्ष वाला क्षेत्र है। और दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद है अधिकतर, जैसे अपने भारत को देख लीजिए, चीन के साथ हैं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, कुछ ना कुछ बांग्लादेश के भी साथ है। तो ऐसे दक्षिण एशिया के जो देश है इनमें आपस में सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल विवाद भी है, जैसे पाकिस्तान को लेकर भारत के मध्य भी नदी जल विवाद है। उसके बाद बांग्लादेश के मध्य और अपने देश के मध्य भी नदी जल विवाद के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, जिसमें अपन उदाहरण के तौर पर अपने देश को भी ले सकते हैं और साथ ही साथ में अपन श्रीलंका को भी ले सकते हैं, जहाँ पर कि सीएली समुदाय और जो भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके बीच देखने को मिलता है। और ये संघर्ष इतना लंबा था, इसका अतीत भी बहुत पुराना है। वहाँ एलटीटी टाइगर ऑफ तमिल इलम जैसे संगठन बन चुके थे जो आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन करते थे। और कुछ ही समय के बाद ये स्थिति समाप्त हो जाती है, लेकिन कई वर्षों तक श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में रहा था। उसके बाद ये जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील इलाका मान सकते हैं अपन इसको। तो ये तो दक्षिण एशिया की प्रमुख समस्या हो गई कि किस प्रकार से दक्षिण एशिया को समस्या वाला क्षेत्र कहा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके में बन सकता है कि जो पाकिस्तान है उसमें लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता है, आखिर कारण क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में सेना का, धर्मगुरुओं का और भूस्वामियों का, अभिजनों का दबदबा है। भारत की तरह यहाँ की तरह राजनीतिक व्यवस्था नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की शासन प्रणाली में सेना का, धर्मगुरुओं का और भूस्वामियों का दबदबा रहता है वहाँ की शासन प्रणाली पर। भारत के साथ जो तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना के समर्थक समूह अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह इसी चीज का फायदा उठाती है। देशभक्ति की भावनाओं को अत्यधिक उजागर करते हुए वहाँ की सेना के साथ वहाँ की युक्तियों के जो समर्थक समूह है वो अधिक है। इसी कारण से वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो कमजोर होती हैं। यहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, वहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं। इस कारण से वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिए हैं। अमेरिका जैसे देश हैं, जितने भी पश्चिमी वाले देश हैं, इन्होंने वहाँ पर अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पश्चिमी देशों ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को हमेशा से पाकिस्तान में बढ़ावा दिया है और वो लोकतंत्र चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं प्राप्त है। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है अपने, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सहयोग है और संघर्ष के मुद्दे क्या क्या हैं। आखिरकार भारत और बांग्लादेश के मध्य किन बातों को लेकर सहमति है और किन बातों को लेकर असहमति है। जबकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में इसका निर्माण होता है, जिसमें भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है भारत के द्वारा। अब इसमें जो सहमति और असहमति किस किस पर है, मतलब भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो पहले अपन देख लेते हैं सहमति किस आधार पर है। तो एक तो आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश आपस में सहमत होते हैं। पर्यावरण का जो मुद्दा है उस पर भी लेकर भारत और बांग्लादेश आपस में सहमत होते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य हमेशा ही सहयोग चलता है। व्यापार का मुद्दा लेकर भी हमेशा ही इनके मध्य सहमति रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर असहमति रहती है भारत और बांग्लादेश के मध्य। एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर, और ये दोनों नदियां ही भारत की यहाँ से जाती है और बांग्लादेश में जाती है। ये जो दोनों नदियां हैं इनके जल के हिस्सेदारी को लेकर हमेशा बांग्लादेश और भारत के मध्य तनाव होता रहता है। भारत में अवैध प्रवास का जो मुद्दा है वो भी बहुत तेजी से उठता है इनकी सहमति असहमति में, क्योंकि भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक आ जाते हैं, तो अवैध प्रवास का मुद्दा भी प्रमुख होता है। भारत में कट्टरपंथी जो विचारधारा मुस्लिम जमायत इस्लाम जमायतें उनका समर्थन करते हैं बांग्लादेश के, तो ये भी प्रमुख असहमति के मुद्दे हैं। और भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर पाने का जो फैसला है ना, मतलब प्राकृतिक गैस अच्छी मात्रा में होती है बांग्लादेश में उपलब्ध रहती है, जिसको वह भारत के साथ साझा नहीं कर पाता। इस कारण से भारत और बांग्लादेश के मध्य भी सहमति और असहमति का ये प्रमुख कारण बन सकता है।
इसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया में अपन आगे बढ़ते हैं तो एक प्रमुख समस्या मिलती है अपन को श्रीलंका की जातीय संघर्ष की समस्या। श्रीलंका में जातीय संघर्ष की समस्या काफ़ी पुरानी है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक सियाली समुदाय हैं और अल्पसंख्यक भारतीय समुदाय हैं, इनके मध्य हमेशा से संघर्ष होता रहता है। श्रीलंका के जो बहुसंख्यक सियाली है वहाँ के निवास करने वाली युवती हैं, जबकि जो अल्पसंख्यक तमिल भारतीय है वो भारत से गई है। अब इन दोनों के मध्य जातीय संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि भारतीय तमिल अपने देश की मांग करने लग जाते हैं कुछ समय के बाद, या फिर उनको अपने लिए आरक्षण की मांग करने लग जाती हैं। तमिलों की स्थिति बहुत ही बुरी थी वहाँ, उस वजह से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जिसका नाम जिनको सियाली कहा जाता है, सियाली लोग भारत में आकर बसे और तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सियाली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये मानना किसका है? सियाली समुदाय का मानना है, जो कि सरासर गलत है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हो गई और 1983 के बाद ये जो उग्र आंदोलन था ना सियाली समुदाय का और भारतीय तमिलों के मध्य, यह उग्र आंदोलन तमिल संगठन जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, जिसको शॉर्ट में लिट्टे कहा जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष होता है, हथियारों के साथ संघर्ष होता है। इसमें भारतीय तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग उठने लग गई थी। मतलब धीरे धीरे जो ये जातीय संघर्ष था वो बहुत भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गया था। श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई थी। अब इसको स्पष्ट करना है अपन को कि आखिरकार भारतीय संघर्ष है वो भारतीय जो तमिल थे उनके मध्य जो संघर्ष है और सियाली समुदाय के मध्य जो संघर्ष है, उसके बावजूद भी श्रीलंका ने अच्छी प्रोग्रेस की है, अच्छी उन्नति। लेकिन इसके बावजूद वहाँ आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक सही समय पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जनसंख्या की समस्या भी वर्तमान में बहुत भयानक रूप धारण करे, जिसके वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। उसके बाद बहुत सारे संसाधनों की सीमित मात्रा हो गई इस कारण से। और दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका ने किया था, जबकि अपने देश ने तो 1991 को जाकर उदारीकरण किया था। अपने देश के दरवाजे बाहरी कंपनियों के लिए खोले थे, जबकि श्रीलंका ने ये कार्य सर्वप्रथम कर दिया था। श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। हालांकि वो क्षेत्रफल में छोटा देश है, लेकिन उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है उसका कि दक्षिण एशिया में जितने देश हैं उनमें से ज़्यादा है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज कायम रहा है, सबसे बड़ी बात है। इतने संघर्ष होने के बाद भी वहाँ की राजनीतिक प्रणाली बहुत बेहतरीन रही है। तो इस जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे, वन शॉट में अपन ने बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।